एक सुंदर सा गांव जहां चारों ओर हरियाली है, कच्चे रास्ते हैं और लोगों के दिलों में सादगी। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा आदमी भी है जिसका घमंड आसमान छूता है, और वह है सेठ लाला का। यहाँ मछली करी, चिकन और अंडे की करी की खुशबू दूर दूर तक फैलती है। लेकिन इस खुशबू के साथ सेठ लाला की कड़वी बातें भी मुफ्त मिलती हैं। लोग सेठ लाला के ढाबे पर बैठे हैं। मेजों पर पीली करी वाली मछली और गर्मा गर्म रोटियां रखी हैं। सेठ लाला अपनी मूंछों को ताव देते हुए एक ग्राहक की तरफ चिल्ला रहे हैं। अरे ओ गणपत, कितनी बार कहा है कि यहाँ बैठकर मुफ्त की हवा मत खा। पैसे निकाल, वरना अभी इसी प्लेट में मुंह धुलवाऊंगा तेरा। सेठ जी, बस 2 दिन की बात है। फसल आते ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा। करी बहुत स्वाद बनी है, बस इसी वजह से आता हूँ। स्वाद की बातें अपनी जेब से कर। यहाँ स्वाद नहीं, सिक्कों की खनक चलती है। निकाल पैसे, नहीं तो इस मछली के कांटे तेरे गले में फंसा दूंगा। भोलू और कल्लू, सेठ के 2 नौकर, पास ही खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे हैं। भोलू अपनी तोंद हिला रहा है और कल्लू अपनी छोटी आंखों से सबको घूर रहा है। सेठ जी, गणपत तो हमेशा यही कहता है, इसकी फसल तो शायद अगले जन्म में आएगी। सही कहा भोलू, इसे तो मछली की करी नहीं, बस पानी पिलाकर बाहर निकाल देना चाहिए। गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे हैं। कोई कह रहा है कि खाना तो अच्छा है, पर सेठ का व्यवहार जहर है। तो कोई कह रहा है कि विकल्प ही क्या है। पूरे गांव में यही एक जगह है। उसी गांव के एक कोने में, जहां सन्नाटा और गरीबी का बसेरा है, वहां रहता है बंसी। एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में सपने तो बहुत हैं, लेकिन जेब खाली है। उसका घर मिट्टी का है, जिसकी छत से बारिश में पानी टपकता है। बंसी अपने दादाजी और दादी जी के साथ रहता है। दादाजी, क्या हमारी किस्मत में हमेशा यही लिखा है? सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी रात को पेट खाली ही रहता है। बेटा, गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती। असली गरीबी तो तब होती है जब इंसान हिम्मत हार जाए। तू जवान है, तेरे पास सोचने की शक्ति है। सोचने की शक्ति का क्या करूं दादाजी? न मेरे पास जमीन है, न कोई बड़ी डिग्री। इस गांव में तो सेठ लाला का राज चलता है। वो अमीरों की चापलूसी करता है और हम जैसे गरीबों को कीड़े मकोड़े समझता है। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं आप दोनों को एक अच्छा जीवन दे सकूं। मेरा बच्चा बहुत भावुक है। देख बंसी, पढ़ाई लिखाई सबको नहीं मिलती, लेकिन हुनर हर किसी के पास होता है। तू खाना बहुत अच्छा बनाता है। मुझे याद है, जब तू छोटा था तब से ही तेरे हाथों में जादू है। दादी, वो तो बस आपका प्यार है, पर इस गांव में खाना कौन खिलाएगा? यहाँ तो सेठ लाला ने पूरे बाजार पर कब्जा कर रखा है। कोई नया ढाबा खोलने की हिम्मत ही नहीं करता। हिम्मत वही करता है जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो और पाने के लिए पूरा संसार हो। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दादी जी सुबह से ही कुछ सोच रही थी। उन्होंने देखा कि गांव के पास वाले बड़े तालाब में मछलियां बहुत हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से बेचने या पकाने वाला कोई नहीं है। बंसी, इधर आ बेटा, मुझे एक बात सूझी है। क्या बात है दादी? तूने देखा है कि गांव के लोग सेठ लाला के ढाबे पर जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें सम्मान नहीं मिलता। और हमारे गांव का वो बड़ा तालाब, वहां कितनी ताजी मछलियां हैं। अगर तू मछली करी और मछली पकौड़ा बेचने का काम शुरू करे तो लोग जरूर आएंगे। मछली करी? पर दादी, दुकान कहाँ खोलूं? मेरे पास तो 1 इंच जमीन भी नहीं है, और अगर मैं बाजार में दुकान खोली तो सेठ लाला मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जमीन नहीं है तो क्या हुआ, तालाब तो सबका है। तू तालाब के किनारे या किसी ऐसी जगह सोच जहां सेठ लाला की पहुंच न हो। तालाब के किनारे? पर वहां तो कीचड़ है और बहुत भीड़ रहती है। लोग आराम से बैठकर खाना कैसे खाएंगे? विचार बुरा नहीं है। मछली ताजी होगी, स्वाद तेरा होगा और जगह अनोखी। बस तुझे
कुछ अलग करना होगा। बंसी ने सोचा कि शायद सेठ लाला के ढाबे के पास एक छोटा सा कोना मिल जाए जहां वह अपनी छोटी सी दुकान लगा सके। वह अपनी उम्मीदें लेकर सेठ लाला के पास गया। उसे लगा कि शायद इंसानियत अभी जिंदा होगी। सेठ जी प्रणाम, मैं बंसी हूँ, इसी गांव का लड़का। मुझे आपसे एक छोटी सी विनती करनी थी। कौन है तू और मेरी दुकान के सामने खड़ा होकर मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहा है? देख नहीं रहा कि ग्राहक आ रहे हैं? सेठ जी, मैं मछली पकौड़ा और करी बेचना चाहता हूँ। आपके ढाबे के बगल में थोड़ी खाली जगह है। अगर आप मुझे वहाँ एक छोटी सी जगह दे दें तो मैं आपको उसका किराया दे दूंगा। क्या तू, एक फटे हाल लड़का, मेरे आलीशान ढाबे के बगल में दुकान खोलेगा? अरे ओ भोलू, कल्लू, सुना तुमने? इस भिखारी को देखो, इसे लगता है कि ये मेरे बराबर खड़ा हो सकता है। सेठ जी, लगता है इसे मछली करी नहीं, दिमाग की करी खानी चाहिए। हाँ सेठ जी, इसकी औकात तो बस नाली साफ करने की है और ये यहाँ दुकान मांग रहा है। सेठ जी, मैं बस मेहनत करना चाहता हूँ, मैं आपके काम में बाधा नहीं डालूंगा। निकल यहाँ से, अपनी औकात मत भूल। अगर दोबारा मेरी नजरों के सामने आया तो तुझे इस तालाब में डुबो दूंगा। चल भाग यहाँ से, गंदा मत कर मेरा रास्ता। बंसी पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उन आंसुओं में अब दुख नहीं बल्कि एक जिद है। वह बिना पीछे मुड़े वहां से चला जाता है। शाम का समय था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बंसी तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठा था। वह सेठ लाला के शब्दों को याद कर रहा था। अपमान की आग उसके अंदर जल रही थी। तभी उसकी नजर तालाब के बीचों बीच एक छोटे से टापू जैसी जगह पर पड़ी, जहां कुछ पुराने पेड़ थे। सेठ लाला ने कहा कि मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं उसकी बराबरी क्यों करूं? मैं तो कुछ ऐसा करूंगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तभी दादाजी वहां आते हैं। क्या सोच रहा है बंसी? चेहरा इतना गंभीर क्यों है? दादाजी, मुझे मिल गया। मेरा ढाबा जमीन पर नहीं बल्कि तालाब के बीच में होगा। एक तैरता हुआ ढाबा जहां लोग नाव से आएंगे और ताजी मछली का स्वाद लेंगे। क्या? तालाब के बीच में? पर यह तो बहुत मुश्किल काम है। लकड़ियां कैसे लाएगा? ढांचा कैसे टिकेगा? दादाजी, काम थोड़ा कठिन है लेकिन असंभव नहीं। मैं खूब मेहनत करूंगा। नाव और लकड़ियों का इंतजाम करके तालाब के बीच एक मजबूत जगह बनाऊंगा। जब लोग नई और अलग चीजें देखने के लिए दूर दूर जाते हैं तो हमारे गांव के लोग भी जरूर आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा यह विचार सफल होगा। तभी पीछे से दादी जी भी धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंच जाती हैं और बंसी तथा दादाजी की बातें सुनने लगती हैं। मेरा पोता बड़ा हो गया है। अगर तूने ये ठान लिया है तो हम तेरे साथ हैं। मैं तेरी मदद करूंगी, चाहे वो सब्जियां काटना हो या लकड़ियां इकट्ठा करना। बारिश तेज हो जाती है, लेकिन बंसी का हौसला बिल्कुल नहीं डगमगाता। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक आ जाती है और वह मन ही मन अपने सपने को पूरा करने का संकल्प ले लेता है। अगले कुछ हफ्तों तक बंसी ने दुनिया भुला दी। वह सुबह 4 बजे उठता और जंगल से मजबूत लकड़ियां इकट्ठा करता। वह पुरानी नावों का इस्तेमाल करके लकड़ियों को तालाब के बीच में ले जाता। दादाजी, बस थोड़ा सा काम और बाकी है। ये आखिरी खंभा लग गया तो हमारा प्लेटफॉर्म पूरी तरह तैयार हो जाएगा। बंसी ने अपनी जमा पूंजी लगा दी। उसने पुराने टायर और बांस का इस्तेमाल किया ताकि ढाबा पानी पर तैर सके। उसने एक छोटी सी रसोई बनाई और बैठने के लिए लकड़ी की बेंच लगाई। धीरे धीरे तालाब के बीचों बीच एक सुंदर और अनोखा ढाबा आकार लेने लगा। आखिरकार वो दिन आ गया जब बंसी ने अपने ढाबे का उद्घाटन किया। उसने किनारे पर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, बंसी का तैरता हुआ मछली ढाबा। गांव वाले इकट्ठा हो गए,
लेकिन उनके चेहरों पर उत्सुकता से ज्यादा मजाक था। अरे देखो देखो, बंसी ने तो पानी पर दुकान खोल ली। अब क्या मछलियां खुद चलकर उसके पास आएंगी? पागल है ये लड़का। नाव से जाकर खाना खाएगा कौन? इतनी मेहनत किसने की? मुझे तो लगता है ये 2 दिन में डूब जाएगा। भोलू और कल्लू भी वहां पहुंच गए। अरे बंसी भाई, क्या ये ढाबा है या डूबती हुई नाव? सेठ लाला को पता चला तो वह हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। क्यों बंसी, क्या तूने पानी में सोने की खदान ढूंढ ली है? आप लोग हंस लीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। बस एक बार मेरे हाथ की मछली करी और पकौड़े खाकर देखिए। अगर आपको स्वाद अच्छा न लगे तो मैं खुद अपनी दुकान बंद कर दूंगा। गांव वाले हंसते रहे, लेकिन कुछ लोगों को बंसी की बातों पर भरोसा होने लगा। वे सोचने लगे कि एक बार उसका खाना चक्कर देखना चाहिए। जब खबर सेठ लाला के कानों तक पहुंची तो वह गुस्से से लाल हो गया। उसे इस बात का दुख नहीं था कि कोई नया बिजनेस शुरू हुआ है, बल्कि उसे इस बात की जलन थी कि एक गरीब लड़के ने इतनी हिम्मत कैसे की। क्या तालाब के बीच में ढाबा? उस मामूली बंसी की इतनी हिम्मत कि वो मेरे साम्राज्य को चुनौती दे। सेठ जी, गांव वाले तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, वो जल्द ही डूब जाएगा। डूबना तो उसे ही है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी उस तरफ जाए। भोलू, कल्लू, जाओ और पूरे गांव में फैला दो कि तालाब का पानी गंदा है और बंसी की मछलियां सड़ी हुई हैं। कोई भी उस पागल के पास नहीं जाना चाहिए। जी सेठ जी, अभी गए और अभी आए। हम ऐसा शोर मचाएंगे कि लोग तालाब के पास जाने से भी डरेंगे। सेठ लाला भोलू और कल्लू को गांव में अफवाह फैलाने के लिए भेज देता है। दोनों तुरंत गांव की ओर निकल पड़ते हैं। इधर सेठ लाला बंसी की बर्बादी के सपने देखने लगता है। कई दिन बीत गए। बंसी का ढाबा खाली था। वह निराश था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। तभी एक बूढ़ा मछुआरा जो बहुत थका हुआ था, अपनी नाव लेकर बंसी के ढाबे के पास रुका। बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। क्या कुछ खाने को मिलेगा? जी काका, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं आपके लिए गर्मा गर्म मछली पकौड़े और मेरी खास सरसों वाली मछली करी बनाता हूँ। ये लीजिए काका, गर्मा गर्म मछली, पकौड़े और करी। मछुआरा पहला निवाला लेता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वह धीरे धीरे चबाता है और उसके चेहरे पर एक असीम संतुष्टि आती है। अरे वाह बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट मछली नहीं खाई। ये मसाला, ये खुशबू, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग का स्वाद मिल गया हो। तूने इसमें क्या डाला है? बस मेहनत और थोड़ा सा प्यार काका। सच कह रहा हूँ बेटा, ये स्वाद लोगों को खींच लाएगा। तेरी मेहनत रंग लाएगी। मछुआरा जब वापस गया तो वह चुप नहीं रह सका। उसने गांव के हर उस व्यक्ति को बताया जिसने उसकी बात सुनी। अरे भाई, तुम लोग सेठ लाला के उस बेस्वाद खाने पर पैसे लुटा रहे हो। एक बार बंसी के ढाबे पर जाओ, नाव से जाओ और उस जादुई करी को चखो। ऐसा स्वाद है कि तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे। क्या सच में? पर सेठ लाला तो कह रहे थे कि पानी गंदा है। अरे सेठ लाला की बातों में मत आओ। वो जल रहा है क्योंकि बंसी ने कुछ अनोखा किया है। मैं खुद खाकर आया हूँ, एकदम शुद्ध और लाजवाब। अगर बात सच है तो हमें भी एक बार जाकर देखना चाहिए। आखिर पूरे गांव में उसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कोई बिना वजह किसी की इतनी तारीफ नहीं करता। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों के मन में अब सेठ लाला का डर कम और बंसी के खाने की जिज्ञासा ज्यादा थी। ढाबे पर पहुंचकर लोग दंग रह गए। पानी की लहरों पर तैरता हुआ वह ढाबा और बंसी की मेहमान नवाजी सबका दिल जीत रही थी। बंसी बेटा, एक प्लेट मछली पकौड़े और ज्यादा करी देना। वाह, क्या माहौल है। ठंडी हवा, पानी की लहरें
और ऊपर से ये स्वाद, मजा आ गया। बंसी सबको प्यार से खिला रहा था। उसके चेहरे पर अब आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। ग्राहकों की तारीफ सुनकर उसकी खुशी और भी बढ़ गई थी। बंसी के पास अब पैसे आने लगे थे। उसने सबसे पहले अपनी दादी के लिए एक नई साड़ी और दादाजी के लिए एक नया चश्मा खरीदा। घर की टूटी हुई छत की मरम्मत शुरू हुई। दादाजी, दादी, देखिए आज हमने इतना कमाया है, अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता था मेरा बच्चा एक दिन नाम रोशन करेगा, पर बेटा याद रखना, सफलता के साथ विनम्रता भी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा बंसी। तूने ये साबित कर दिया कि अगर सोच नहीं हो और मेहनत सच्ची, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर दादी ने वो विचार न दिया होता तो मैं आज भी उसी पुराने दुख में डूबा होता। बंसी अब और बड़ा सोचना चाहता था। वह चाहता था कि वह तालाब के किनारे एक पक्का ढाबा बनाए, ताकि बारिश के मौसम में भी लोग आ सकें। दादाजी, मैं सोच रहा हूँ कि तालाब के किनारे एक स्थायी ढाबा खोलूं। तैरता हुआ ढाबा तो अच्छा है, पर सर्दियों और बारिश के मौसम में ग्राहकों का आना मुश्किल हो जाता है। यह बहुत अच्छा विचार है, लेकिन क्या तूने सेठ लाला के बारे में सोचा? वह तुझे सफल होते देख खुश नहीं होगा। शुरुआत में मुझे डर लगा था दादाजी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि डर कर जीने से अच्छा है लड़कर जीतना। सेठ लाला के पास पैसा है, पर मेरे पास लोगों का प्यार और भरोसा है। अब मैं किसी से नहीं डरता। दूसरी तरफ सेठ लाला का ढाबा अब एक शमशान की तरह खाली पड़ा था। ग्राहक अब उसके पास नहीं, बल्कि बंसी के पास जा रहे थे। सेठ लाला अपनी मेजों को देख रहा था, जिन पर अब धूल जम रही थी। ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। वो मामूली लड़का मेरी पूरी सल्तनत को मिट्टी में मिला रहा है। भोलू, कल्लू, कहाँ मर गए तुम दोनों? जी जी सेठ जी, हम यही हैं। देखो इस खाली ढाबे को। लोग अब मेरी करी नहीं, उस बंसी की करी की बातें करते हैं। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मैं उसे इस गांव से बाहर निकाल फेंकूंगा। सेठ जी, हम कुछ कर सकते हैं, बस आप इशारा कीजिए। सेठ लाला की आंखों में लालच और जलन की चमक थी। वह कुछ ऐसा करने की योजना बना रहा था जो बहुत खतरनाक था। पहली योजना यह है कि हम बंसी के ढाबे पर झूठा आरोप लगा दें कि वो खराब मछली बेच रहा है। लेकिन सेठ जी, लोग अब उस पर बहुत भरोसा करते हैं। वे हमारी बात नहीं मानेंगे। चुप कर बेवकूफ। दूसरी योजना यह है कि हम उसे डरा धमकाकर गांव छोड़ने पर मजबूर कर दें। सेठ जी, बंसी अब डरता नहीं है। उसने साफ कह दिया है कि वो अब किसी से नहीं डरेगा। तो फिर तीसरी और आखिरी योजना, हम उसके ढाबे को ही खत्म कर देंगे। हम रात के अंधेरे में जाएंगे और उसके ढाबे के खंभों और रस्सियों को काट देंगे। जब वो ढाबा पानी में डूबेगा तो बंसी का आत्मविश्वास भी डूब जाएगा। भोलू और कल्लू एक दूसरे को देखते हैं। यह योजना खतरनाक थी, लेकिन सेठ लाला का आदेश पत्थर की लकीर था। रात का समय था। आसमान में बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था। सेठ लाला, भोलू और कल्लू एक छोटी नाव में चुपचाप बंसी के ढाबे की ओर बढ़ रहे थे। जल्दी करो, कोई जाग न जाए। उन मुख्य रस्सियों को काटो जो इस प्लेटफॉर्म को खंभों से बांधे हुए हैं। भोलू और कल्लू डर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुल्हाड़ी और आरी से रस्सियों को काटना शुरू किया। चर चर की आवाज बारिश के शोर में दब गई। तभी झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ वही बूढ़ा मछुआरा यह सब देख रहा था। वह वहां अपनी नाव बांधकर सोया था। हे भगवान, ये सेठ लाला क्या कर रहा है? ये तो बहुत बड़ा पाप है। मुझे कुछ करना चाहिए, पर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? बस एक और रस्सी और ये बंसी का सपना पानी में मिल जाएगा। अचानक एक तेज बिजली कड़कती है
और पूरा इलाका रोशनी से भर जाता है। मछुआरे की नजर सेठ लाला पर पड़ती है। सेठ लाला ने देखा कि मछुआरा उसे घूर रहा है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया, लेकिन फिर उसने अपनी क्रूरता दिखाई। ओ बूढ़े, तूने ये सब देख लिया? याद रख, अगर तूने एक शब्द भी किसी को बताया तो मैं तेरी नाव और तेरी जिंदगी दोनों को पानी में डुबो दूंगा। सेठ जी, ये गलत है। बंसी एक मासूम लड़का है। उसने सिर्फ मेहनत की है। यहाँ नैतिकता नहीं, ताकत चलती है। चुपचाप अपनी नाव लेकर यहाँ से निकल जा, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मछुआरा डर के मारे चुप हो जाता है। सेठ लाला और उसके नौकर नाव लेकर तेजी से वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही सेठ लाला गया, बारिश और तेज हो गई। हवाएं चलने लगीं। एक के बाद एक सारी लकड़ियां टूटने लगीं। वह सुंदर तैरता हुआ ढाबा, जिसे बंसी ने अपने खून पसीने से बनाया था, धीरे धीरे पानी में समाने लगा। बर्तन, मेज, कुर्सियां और बंसी के सारे सपने लहरों में बिखर गए। जब सुबह सूरज निकला तो बंसी हमेशा की तरह अपने ढाबे पर जाने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही उसने तालाब की ओर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां ढाबा नहीं था, बस कुछ लकड़ियां तैर रही थीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा ढाबा, मेरा सब कुछ चला गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। दादाजी और दादी जी भी वहां पहुंच गए। मेरा बच्चा, ये क्या हो गया? तेरी इतनी मेहनत और सपने एक पल में कैसे टूट गए? भगवान ने हमारे साथ ही कैसा अन्याय कर दिया। दादाजी, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। मैंने सोचा था कि मैं आप दोनों को खुश रखूंगा, पर अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बेटा, ढाबा टूटा है, तेरा हौसला नहीं। याद रख, जो गिरकर उठना जानता है वही असली विजेता होता है। उधर मछुआरा अपने घर में बैठा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बंसी का रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं बहुत बड़ा कायर हूँ। मैंने अपनी आंखों से अन्याय होते देखा और चुप रहा। सेठ लाला ने मुझे डराया, लेकिन क्या मेरा डर बंसी की मेहनत से बड़ा है? नहीं, मुझे सच बोलना होगा। उसका मन उसे कचोट रहा था। उसे महसूस हुआ कि अगर वह आज नहीं बोला तो वह कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। मछुआरा हिम्मत जुटाकर गांव के सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच गांव के समझदार और ईमानदार व्यक्ति थे, जिनकी बात पूरे गांव में मानी जाती थी। सरपंच जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। मैंने एक ऐसा पाप देखा है जिसे मैं और सहन नहीं कर सकता। कहो मछुआरा भाई, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? बंसी के ढाबे को तूफान ने नहीं, बल्कि सेठ लाला ने गिराया है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे सेठ और उसके नौकरों ने रात के अंधेरे में रस्सियां काटी। ये बहुत गंभीर आरोप है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत तो बस मेरी गवाही है सरपंच जी, लेकिन मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। बंसी जैसा मेहनती लड़का इस जुल्म का हकदार नहीं है। ठीक है, कल सुबह गांव की चौपाल पर पंचायत बैठेगी। मैं सेठ लाला और बंसी दोनों को बुलाऊंगा। सच सामने आ जाएगा। पूरे गांव में खबर फैल गई कि पंचायत बैठने वाली है। बंसी, दादाजी, दादी जी, सेठ लाला, उसके नौकर और पूरा गांव वहां मौजूद था। माहौल में बहुत तनाव था। आज हम यहाँ एक बहुत ही दुखद घटना पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बंसी का ढाबा गिर गया, जिसे हम सब ने एक दुर्घटना माना था, लेकिन मछुआरा भाई का दावा है कि ये साजिश सेठ की थी। सरपंच जी, ये बूढ़ा पागल हो गया है। मैं भला उस मामूली लड़के के ढाबे को क्यों गिराऊंगा? मुझे तो उसकी बर्बादी देखकर खुशी ही मिल रही थी।
मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत थी? हाँ सरपंच जी, हम तो उस रात अपने घर में सो रहे थे। ये मछुआरा झूठ बोल रहा है। बंसी चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। जब सरपंच ने उसे बोलने को कहा तो उसकी आवाज कांप रही थी। सरपंच जी, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। मुझे बस इतना पता है कि मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी और सारी रातें उस ढाबे को बनाने में लगा दी थी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं बस अपने दादा दादी को एक अच्छा जीवन देना चाहता था। तभी मछुआरा आगे आया। उसने सेठ लाला की आंखों में आंखें डालकर बात की। सेठ लाला, तुम मुझे डरा सकते हो, पर सच को नहीं। मैंने देखा था कि कैसे तुमने कुल्हाड़ी से रस्सियां काटी थी। मैंने देखा था कि कैसे तुम अपनी नाव में बैठकर उस तबाही को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। ये झूठ है, ये सब झूठ है। तभी भोलू और कल्लू एक दूसरे को देखने लगे। भोलू, जो स्वभाव से डरपोक था, वह अचानक चिल्ला पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। सेठ जी ने हमें मजबूर किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमने रस्सियां नहीं काटी तो वो हमारी नौकरी छीन लेंगे और हमें गांव से बाहर निकाल देंगे। हमने सब किया, हमने ही रस्सियां काटी थी। पूरा गांव सन्न रह गया। सेठ लाला का चेहरा सफेद पड़ गया। वह अब कुछ नहीं बोल पा रहा था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सेठ, एक गरीब बच्चे के सपनों को तोड़ दिया। तुम इंसान नहीं, जानवर हो। तुम्हारा घमंड आज टूट गया। मुझे माफ कर दो, मुझे जलन हो रही थी, मैंने होश खो दिया था। सरपंच जी, मुझे सजा मत दीजिए। सजा तो तुम्हें मिलेगी सेठ लाला, लेकिन सबसे बड़ी सजा ये है कि अब इस गांव में कोई भी तुम्हारे ढाबे पर कदम नहीं रखेगा। और पंचायत की तरफ से ये फैसला लिया जाता है कि सेठ लाला के ढाबे के ठीक सामने बंसी के लिए एक नया ढाबा बनवाया जाएगा, ताकि वो वहां अपनी मछली की सब्जी और मछली के पकौड़े बेचकर सम्मान के साथ अपना जीवन चला सके। साथ ही तुम्हारे इस अपराध की जानकारी पुलिस को दी जाएगी और अब तुम्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा। तुम्हारे किए गए गलत कामों की सजा कानून तय करेगा।